स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है अब आपके पास। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे राज्य के स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो आपको अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ चुका है और एक बेहतर लेक्चर के साथ आपको एक बेहतर नोट्स यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, तो आइकॉनिक स्टूडेंट्स आपको अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, बस आइकॉनिक स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलकर अपना पढ़ाई करना है, अपना स्टडी करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ठीक है बच्चे, अब कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम प्रेशर है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी तरह के बोर्ड का स्टडी करने के बाद, सभी तरह के बोर्ड के सिलेबस को देखने के बाद, उसके बुक को पढ़ने के बाद, उसके बाद आइकॉनिक स्टूडेंट्स नोट्स बनाता है जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। तो एक बार इस पे ज़रूर आप लोग विजिट करिएगा बच्चे, एक बार ज़रूर हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को आप देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। आप अपना फीडबैक देंगे तभी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा एक क्या कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है बच्चे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक रेगुलर आपका यहाँ पे क्लासेस चलता रहेगा, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। ठीक है, यहाँ पे डेली क्लासेस चलते रहता है बच्चे। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए समर्पित चैनल है। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जो आप यूज़ करते हैं, अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि वो सभी बच्चे जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं या फिर किसी कारणवश वह स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग क्लास नहीं जा पा रहे हैं, वो भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएँ। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करें बच्चे, यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग अपना आगे बात की रहे तो हम पूरी तरह से सिलेबस पे हम लोग फोकस कर लिए हैं बच्चे, सारा सिलेबस कंफर्म हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं। अब बच्चा हम लोग, जो कि हम लोग का एग्ज़ाम का मात्र एक महीना बचा हुआ है। ठीक है, 1 मंथ बचा हुआ है। टोटल 30 दिनों में हम लोग पूरे बिहार बोर्ड का, अगर सिलेबस की बात की जाए तो पूरे बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सारे चैप्टर वाइज, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का हम लोग टच करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, लगातार ये सेशन चलने वाला है, लगातार ये बैच चलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे डेली आएँ। ठीक है, डेली सुबह 10 बजे सोशल साइंस का और शाम 4 बजे आपका साइंस का सीरीज चल रहा है बच्चे। तो लगातार ये सीरीज चल रहा है, आप डेली आएँ और अपने टेस्ट को दें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है। क्योंकि आपको पता होगा बच्चे कि 50 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में सही करना होता है। ठीक है, अकेले ये इतना सब्जेक्ट रहता है, इतना नंबर का रहता है कि आप अगर इस ऑब्जेक्टिव को अगर सही कर पाएँ तो आप अकेले एक रिजल्ट, आपका 50% रिजल्ट सेफ जोन में माना जाएगा। ठीक है, इसी के उद्देश्य से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज के रूप में हम लोग लाए हैं, जो कि लगातार 1 महीना तक चलने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और डेली आप लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने आगे का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है बच्चे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी के लिए हम देखें तो सबसे पहला इसका जो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चे, तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति आपको अप्रैल 1917 ईस्वी में होगी थी। ठीक है, 1900, थोड़ी क्षमा कीजिएगा बच्चे, थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 ईस्वी में आपको बोल्शेविक क्रांति हुआ था।
इसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको पढ़ा चुके हैं, तो लेक्चर में आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, हिंद चीन, सारा जितना भी आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, ज्योग्राफी का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, पॉलिटिक्स जो भी है, सारा डिटेल में हम पढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे हमारा जो है वह है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले, तो आपको बता दें बच्चे, हिंद चीन क्या था, तो हिंद चीन एक क्या था, स्थान का नाम था, जो कि आधा भारतीय संस्कृति था, आधा चाइना का संस्कृति माना जाता था, इसलिए इस क्षेत्र को हिंद चीन रखा गया था। आपको बता दें कि हिंद चीन में सबसे प्रथम व्यापारी जो था वो कौन था बच्चे, तो पुर्तगाली व्यापारी वहां आ गया था, और ये पुर्तगाली वहां पे क्या करने लगा था, व्यापार करने के उद्देश्य से गया था, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया था, यह वहां के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगा था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, तो आगे है आपका कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आपको बता दें बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बच्चे, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में यह अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन का क्या किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आगे चलिए, तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी के, कब किसने की थे, तो केवी केवी हेंगवेवार ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में यही तरह का देता है बच्चे, इसी तरह का क्वेश्चन देता है, और बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। हम आपको बार बार बोलते थे, जब अपना नोट्स हम पढ़ा देते हैं तो हम हमेशा आपको बोले हैं, हम डेली आपको एक एक चैप्टर का नोट्स भी दिए हैं, कि आप बस मेरा नोट्स पे अगर कमांड रखते हैं तो कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो आपका मार्क्स काट दे। हम पूरा दावा के साथ अभी भी कहते हैं और सब दिन कहते हैं कि बस आप मेरा नोट्स अगर पढ़ लेते हैं, किसी भी बोर्ड का थोड़ा सा भी आप बुक नहीं पढ़े हैं और मेरा नोट्स अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, इतना दावा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर हमारे नोट्स को एक बार जरूर पढ़ेंगे। आपको नोट्स हम टेलीग्राम पे चैनल पे ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिला है नोट्स वो हमें कमेंट करेंगे, हम उनको भी अवेलेबल करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, व्यस्त मताधिकार का मतलब होता है कि जो जो अपना मतलब एक कहीं ना कहीं 22 साल के, अभी वर्तमान में इसका उम्र सीमा कितना है, तो 18 साल है हम अपने भारत में। शुरुआत में जब हुआ था बच्चे, तो याद रखिएगा यह 21 साल का था। ठीक है, तो व्यस्त मताधिकार मतलब हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, हम जिसे वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1918 ईस्वी में दी गई थी। कहाँ की है बच्चे, तो इंग्लैंड की बात की जा रही है। इंग्लैंड में सबसे पहले स्त्री और पुरुष को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आया, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन होगा आपका मध्य वर्ग। ठीक है, हम जब आपको पढ़ाए थे बच्चे यूरोप में राष्ट्रवाद, वहां पे भी आप इस बात को देखे होंगे कि क्या हुआ था, तो राजा के प्रति बहुत सारे लोग क्रूर हो गए थे, बहुत सारे उसकी नीतियां का प्रति क्रूर हो गए थे, गरीबों के मध्य क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। और जब वहाँ राजा के जो शासक थे उसमें क्या था, उच्च वर्ग 3 श्रेणी में लोग बंटे हुए थे। ठीक है, तो मध्य वर्ग जो थे उसमें क्या आते थे, तो इसमें मजदूर वर्ग आते थे और मिडिल क्लास के आते थे, जिसमें बुद्धिजीवी थे, वकील, लॉयर, इंजीनियर, ये सभी आते थे। तो ये सभी क्या किए थे बच्चे, ये सभी गरीबों को, जो किसान लोग थे, इन सभी का एक ग्रुप बनाए थे, इन सभी को मतलब उस तरह का नीतियों के बारे में बताते थे जो गलत नीति था। इसी के कारण क्या हुआ था,
तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी, पुनर्जागरण लोगों में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन डी था। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे है बच्चे, प्राचीन काल में किस स्थल पर मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो याद रखिएगा, हम आपको बताए थे जब चैप्टर पढ़ाए थे कि प्राचीन काल में, जैसे कि क्या था, प्राचीन काल में किस स्तर पर एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, रेशम मार्ग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो याद रखिएगा, आर्थिक संकट के कारण इसका क्या हुआ था, तो फांसीवाद, नाजीवाद शासन जो है वो क्या है बच्चे, तो एक मिनट, आपको क्या है, साम्यवादी शासन जो कि नहीं है। क्या कह रहा है, आर्थिक संकट के कारण। तो याद रखिएगा, आर्थिक संकट के कारण क्या हुआ था, तो फांसीवाद एवं नाजीवाद भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था बच्चे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्थापना हुआ था। जब लोग क्या हुए थे बच्चे, जब लोग वहाँ के अस्त व्यस्त हो गए थे, शासक के द्वारा गलत नीतियों के खिलाफ लोग वहाँ पे परेशान हो गए थे, तभी ना क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। तो उस क्रांति का हम नाम क्या देते हैं, क्रांति का परिवर्तन। अब परिवर्तन कब करेगा आदमी, तो परिवर्तन जब किसी नीति के खिलाफ, किसी योजना के खिलाफ लोगों को गुस्सा होगा, तभी ना परिवर्तन जाएगा। परिवर्तन का मतलब क्रांति से होता है। तो जब क्रांति होती है तो क्या होती है बच्चे, तो वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्थापना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आपको गलत देखने को मिलेगा, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है ना, चलिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो याद रखिएगा, हम ज़्यादा दिन पहले नहीं, आपको 2 से 3 दिन पहले यह चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, तो आपको हम पढ़ाए हैं। ठीक है, ये किस चैप्टर का है बच्चे, तो याद रखिएगा, यह भारतीय संस्कृति एवं जो है, और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद जो चैप्टर है आपका, उसी चैप्टर से लिया गया था। तो याद रखिएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण कौन सा पत्रिका था, तो याद रखिएगा, अमृत प्रचार पत्रिका क्या किया था, अपना रातों रात भाषा बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महामात्र देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था, तो याद रखिएगा, यह किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ये सभी जो महान महान दार्शनिक हैं, महान महान अर्थशास्त्री हैं, इन सभी का नाम जरूर से आप लोग याद रखिएगा, ताकि कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने हम आंसर भी ऑप्शन में इसीलिए दे दिए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 60%। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ। 70% लगभग क्या होता है, किसी प्राणी में जल की मात्रा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 60 दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। थोड़ा इसको आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा मुझे देर लगे, लेकिन हमको मेरा गलत पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे भी हमको लगेगा कि हम कंफ्यूज हैं, हम आपको बोल देंगे कि बच्चे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा, वन प्रबंधक की दृष्टि से आपको वन का जो है वो कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक एनजीओ, जो एनजीओ, ठीक है, एक एनजीओ, ठीक है, एक एनजीओ, चलिए, कि थोड़ा सा क्या होता है ना, कि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा डिस्प्ले पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक एनजीओ की
वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1948 में पूरे विश्व में क्या हुआ था, तो सर्वेक्षण किया गया था। उसमें एक एनजीओ के द्वारा यह किया गया था, जिसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत में पूरे विश्व में वन का विस्तार था। पूरे विश्व की बात की जा रही है, तो याद रखेगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 400 हेक्टेयर में क्या था, पूरे विश्व में वनों का क्या था, विस्तार था। कब की बात की जा रही है, तो 1948, मतलब अपना भारत कब आजाद हुआ था, तो 1947 में। उसके एक साल के बाद क्या किया गया था, तो सर्वेक्षण करवाया गया था। याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्या कर रहा है बच्चे, 15 कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1 टन इस्पात बनाने में मैगजीन का जो उपयोग होता है वो कितना होता है, तो 10 किलोग्राम का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे कह रहा है आपका कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो हम आपको बताए थे कोयला 3 से 4 प्रकार के होते हैं, आपको हम डीप में पढ़ाए थे। ठीक है, जिसमें सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, तो वो कौन सा होता है, एंथ्रोसाइट कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा 100% मेरा ऑब्जेक्टिव, आपसे दावा करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव 100% लड़ेगा। क्यों लड़ेगा, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं वो कहीं गेस पेपर या फिर इधर उधर से नहीं ला रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे है जो गेस पेपर मॉडल पेपर को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो हम ला रहे हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव ना, वो आपको क्वेश्चन बैंक से, वो भी 10 से 15 वर्षों का पूरा अध्ययन करने के बाद उसमें पूरा हम मिलाते हैं कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड 10 से 15 साल पुराना सबसे ज़्यादा रिपीट कौन कौन सा प्रश्न है। उसके बाद हम आपको नोट्स बनाकर आपके सामने पीडीएफ के फॉर्म में लाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद आपके सामने लाते हैं, ताकि आप इस चैनल के माध्यम से एक अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है बच्चे, बस आपको इतना ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है, कि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच पाए और सभी बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाए। इस चैनल के माध्यम से और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ताकि हमें भी कंटेंट लाने में खुशी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है, कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है। तो याद रखिएगा आप, इसमें लौह उस क्या है, लौह इस्पात क्या है, उपभोक्ता उद्योग नहीं है। ठीक है, पेट्रोल है, रसायन, चीनी है। ठीक है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1986। आगे बात की जाए बच्चे, तो आगे है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार आपको पढ़ाए हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर जो एक मिनट, थोड़ा सा आपको हम 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ाएं, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ 19 नंबर होना चाहिए था ना, यहाँ पे 25 कैसे आ गया, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसिंग है, तो क्षमा चाहेंगे। आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट मत देखिए, आप अपना क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें। ठीक है, चलिए पूछ रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसने संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराब खोरी के विरुद्ध आवाज से, तथा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो किससे बच्चे, तो पेड़ बचाने के। आपको याद होना चाहिए कि क्या हुआ था, चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के उद्देश्य से था। जो पेड़ का कटाई हो रहा था, तो लोग क्या किए थे, इस पेड़ में चिपक गए थे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 21 है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि क्या कर रहा है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो याद रखिएगा इसका ग्रेट ब्रिटेन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें, जब हम आपको सिविक्स पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे,
ठीक है, कि सबसे पहले कोई भी चीज़ आया था तो वो कहाँ से आया था, ग्रेट ब्रिटेन से आया था, क्योंकि ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो शासक थे, वो कहीं ना कहीं हमारे देश पे नियंत्रण बनाए हुए थे, हमारे देश पर अधिकार किए हुए थे। इसलिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहाँ का लिया हुआ है अधिकतर, तो ब्रिटेन का लिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आप इतना क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चे सी, किस प्रकार रहती है, बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन का मतलब क्या होता है, एक पार्टी से दूसरा पार्टी में क्या होता है, गठबंधन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय दल का सबसे पहला मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय दल उसे कहते हैं जो एक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, तो एक क्षेत्र की पार्टी है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। लेकिन जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो इसका आपको क्या मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में भी, झारखंड में भी, पर हर राज्य में इसका आपको क्या मिलेगा, उसका समर्थक मिलेंगे, उसके कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे, उसके कार्यालय मिलेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। इतना समझ गए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, BSI जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्योंकि ये अभी नई नई पार्टी बनी है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ अपना भारत एकमात्र ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है बच्चे, हम आपको पढ़ाए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमिक्स में हम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा है। तो आप लोग एक बार वहाँ पे जाकर देखिएगा तो डिटेल में इसको समझ पाइएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग तीसरी क्वेश्चन तक आज हम लोग रहने देते हैं, कल के लेक्चर में और हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सुबह 10 बजे बच्चे आपको सोशल साइंस का और शाम 4 बजे आपको साइंस का लेक्चर डेली, जब पूरा 1 मंथ, 1 महीना पूरा लगातार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। और 100% दावा करके बोलते हैं कि इस सीरीज से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये मेरा इस एक बार का काम नहीं है, ये मेरा हमेशा का काम है। और मैं बस इस बार आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, आप वहाँ भी पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस बार हम सोचे कि सिर्फ हम अपने कोचिंग के बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे बिहार के बच्चों को हम अपने नोट से, अपने कुछ अनुभव से उनको फ़ायदा दें, इसलिए हम आपको यूट्यूब पे आए हैं। ठीक है, तो आप लोग सहयोग कीजिएगा, थोड़ा इस चैनल को ग्रो होने में थोड़ा सहयोग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। आप जो कुछ भी यूज करते हैं उन सभी जगह पे इसके बारे में शेयर करें, स्टोरी लगाएं। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी हम दिक्कत हुआ होगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कल फिर से हम लोग नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।